हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, जिसमें क्या करा था हमने? उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का करेक्टनेस चेक करी थी। मतलब कि वो क्वांटिटी करेक्ट है या नहीं है, ये पता करा था। उसी का अब सेकंड एप्लीकेशन है क्या? टू डेराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब अब हमें क्या करना है? फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लूँ, क्या हो जाता है? वर्क वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, हमें पता होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होगा कि वो वर्क पे डिपेंड करती है, लेकिन कैसे डिपेंड करती है? जैसे इसमें क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है। तो प्रोडक्ट किस तरीके से है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, सीधे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो और अच्छे बेटर तरीके से हमें समझ आएगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मेंशन करता हूँ, उसके रिस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज की हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक क्वेश्चन को मेंशन कर दिया है। अब इसको समझते हैं कि हमने इसमें क्या करना है, किस तरीके से निकालना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में जैसा कि बोला है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इसके बारे में जानना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करता है। तो आगे पढ़ते हैं। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम, यानी कि मास पे डिपेंड कर रहा। मूविंग विथ वेलोसिटी वी, वो मास वी वेलोसिटी से मूव कर रहा। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, एम वी और आर पे हमें यही पता करना है। हमें नहीं पता सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता चल गया? एम वी और आर पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, एम वी और आर पे डिपेंड कर रहा, तो हम क्या कर लेते हैं? जैसे डिपेंड कर रहा है तो क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ना। ठीक है, तो उसका यूज करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या लिखूंगा? जो फोर्स एफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एम पे। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एम। ठीक है, अब एम होगा तो एम की पावर भी हो सकता है ना कुछ। ठीक है, एम स्क्वायर भी हो सकता है, एम क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, या एम की पावर वन भी हो सकता है। तो वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है? तो मैं एम की पावर क्या बोल देता हूँ? ए टाइम्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक तो इस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? एफ प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, अब वी पे कैसे डिपेंड कर रहा? एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी भी हो सकता है, एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी स्क्वायर भी हो सकता है, एफ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर भी हो सकता है, वी क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इसकी पावर भी मेंशन करनी पड़ेगी। इसकी पावर मैंने बोल दिया बी। ऐसे ही एफ प्रोपोर्शनल टू किस पे? तीसरा फैक्टर क्या है? आर। आर की पावर किस पे डिपेंड करता है? इसमें ए बोल दे, इसमें बी बोल दे, तो इसमें सी बोल देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, लेट। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। अब इन तीनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी, आर टू द पावर सी। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट भी यूज होगा। ठीक है, यहाँ मैंने कांस्टेंट के ले लिया। एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी, आर टू द पावर सी। अब हमें यहाँ करना क्या है? ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। अब हमें इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। किस तरीके से? जैसे एल एच एस आर एच एस हमने लास्ट लेक्चर में करा था, वैसा ही कुछ यहाँ भी करना है। तो एल एच एस आर एच एस में करना क्या है? तो देखते हैं, सबसे पहले हमें फोर्स के बारे में क्या पता होता है? फोर्स की डायमेंशन के बारे में हमें पता होता है ना। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन मैंने बार बार बोला आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो एल एच एस में क्या है? एफ। तो एफ की डायमेंशन क्या हो जाती है? फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, आप इसको याद रखना, एम एल टी माइनस टू, यानी कि मास इंटू एसिलेशन होता है, तो ये एम मास के लिए हो गया, एसिलेशन के लिए क्या हो गया? एल टी माइनस टू। ठीक है, तो एल एच एस में तो हमारा इतना आ गया। अब आर एच एस में भी हमें इसी के बराबर लाना पड़ेगा, उसी को इक्वेट करेंगे, फिर पावर का कंपेरिजन कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब आर एच एस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आर एच एस में क्या है? आर एच एस में हमारा के तो कांस्टेंट है, एम टू द पावर ए, वी टू द पावर पी, आर टू द पावर सी। ठीक है, अब एम के लिए क्या होगी? एम के लिए डायमेंशन क्या होती है? के तो कांस्टेंट होगा, के का कुछ नहीं करना है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो के में हम कुछ नहीं करेंगे, उसके डायमेंशन को हम मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि के क्या है? कांस्टेंट है, तो डायमेंशन लेस है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कोई नंबर होगा ना, वन टू थ्री फोर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें इसकी सिर्फ डायमेंशन की जरूरत नहीं। तो एम टू द पावर है, एम यानी कि क्या है? मास के लिए क्या होगी? डायमेंशन क्या होती है? मास के लिए क्या लिखते हैं? एम। ठीक है, कैपिटल एम टू द पावर ए आ गया। ठीक है, वी। वी के लिए क्या डायमेंशन होती है? ये तो मास का हो गया। वी का भी देख लेते हैं, वी के क्या होता है? एल टी माइनस वन।
ठीक है, एल टी माइनस वन, उसकी पावर कितनी है बी। आर, आर क्या होती है रेडियस, रेडियस की क्या होती है लेंथ ही तो होती है एल, एल टू द पावर कितना है सी। ठीक है, अब इसको जरा अरेंज वे में लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, एम टू द पावर ए, ठीक है, एल टू द पावर बी है, और यहाँ पे क्या एल टू द पावर सी। ठीक है, तो मैं इसको इस पहले इस तरीके से लिख देता हूँ, एल टू द पावर बी हो गया, टी टू द पावर क्या हो गया माइनस बी। ठीक है, ये पावर का मल्टीप्लिकेशन है, और एल टू द पावर के सी साथ में है। ठीक है, तो इस तरीके से आ गई। इसको और अरेंज वे में लिखेंगे तो क्या मिल जाएगी, एम टू द पावर ए, एल एल वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एल टू द पावर बी प्लस सी, और टी, टी वाला टर्म क्या है, टी टू द पावर माइनस बी। ये क्या मिला हमें, आर एच एस में मिल गया। अब हमें क्या करना है, एल एच एस और आर एच एस को कंपेयर करना है। ठीक है, एल एच एस में क्या आया था, एम एल टी माइनस टू, एल एच एस को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एम एल टी माइनस टू आया था। ठीक है, आर एच एस में क्या रखा है, एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी प्लस सी, टी टू द पावर माइनस बी। ठीक है, अगर हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल गई तो हम इस इक्वेशन में उठा के रख देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि रिलेशन किस तरीके से था, वो पता चल जाएगा। अब देखते हैं आप क्या करना है, कि आप कंपेयर कर देना है। यहाँ क्या है, एम वाले को एम से, एल वाले को एल से, टी वाले को टी से। ठीक है, अब देखते हैं एम वाला क्या है, एम की पावर क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो वन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एम वाले को कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को कंपेयर करने पे वन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन। ठीक है, इस तरीके से मेंशन कर लेंगे। ठीक है, और हम सीधे सीधे कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, ए पता चल गया। ऐसे बी देखते हैं, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, एल की पावर वन है, या एल की पावर बी प्लस सी है, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इक्वस टू वन। अभी कॉम्बिनेशन में मिला है। ठीक है, तो मेरे अभी हमें पता नहीं चला है, टी टू द पावर माइनस टू या टी टू द पावर माइनस बी, यानी कि माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी की पावर बी इक्वस टू क्या मिल जाएगा यहाँ से, बी इक्वस टू टू। बी जैसे टू मिला, यहाँ उठा के रख देंगे तो क्या मिल गया, टू प्लस सी इक्वस टू वन, यानी कि सी इक्वस टू क्या मिल गया, माइनस वन। ठीक है, बी पता चल गया, सी पता चल गया, ए पता चल गया। अब उठा के कहाँ रख देना है हमें, इक्वेशन वन पे। ठीक है, तो अब देखेंगे हमें रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमें यहाँ पता चल गया। अब देखते हैं कि इसका रिलेशन किस तरीके से आता है। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन तो क्या मिल गया, अगर इक्वेशन वन में देखें तो एफ इक्वस टू क्या है, के एम टू द पावर है ए, ए की जगह क्या है वन, तो क्या लिख सकते हैं, एम टू द पावर वन, वी टू द पावर बी, यानी कि वी टू द पावर बी है, तो वी की जगह क्या आ जाएगा, बी, बी की जगह टू, क्या मिल गया, ये आ गया। ऐसे ही आर टू द पावर सी, आर की पावर क्या है माइनस वन, यानी कि सी की जगह माइनस वन रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन को अगर हम तरीके से लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ इक्वस टू के एम वन क्या हो गया, एम ही हो गया, वी, वी टू द पावर टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बोल सकते हैं। आर टू द पावर माइनस वन को कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में, वन अपॉन आर के फॉर्म में। तो क्या मिल गया, ये आया। तो एफ इक्वस टू क्या मिल गया, के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इट मीन्स कि हमें क्या मिल गया, रिलेशन पता चल गया। ये फाइंड आउट करना था हमें, स्टार्टिंग में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें सिर्फ ये पता था कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता, किस पे, मास पे, वेलोसिटीज पे और रेडियस पे। तो उसी के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर लिया, काउंटिंग कर लिया, और साथ में एक कांस्टेंट भी यूज कर लिया। ठीक है, इससे हम हाँ कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता सकते, बट हाँ हम किसके बारे में बता सकते हैं, रिलेशन के बारे में हम बता सकते हैं, किस तरीके का रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, यानी कि फोर्स, मास, वेलोसिटीज और रेडियस के बीच में किस तरीके से रिलेशन बिल्ड हो रखा है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन हो गया सेकेंड एप्लीकेशन, जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो उससे और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो रीड करते हैं क्या क्या चीज़ें बोल रखी हैं। तो बोला है कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, हमें क्या करना है, एक सिंपल पेंडुलम एज्यूम करना है। ठीक है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। मतलब हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि हमें टाइम पीरियड के बारे में बात करनी है, ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ।
ठीक है, किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, यही ढूंढना होता है हमें सबसे पहले। लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ क्या बोला है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे डिपेंड करता है। और इन दोनों पे डिपेंड करता है सिर्फ, ठीक है, इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बाय डायमेंशनल मेथड, यानी कि हमें टाइम पीरियड के लिए रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ हमें लेंथ के बारे में बता रखा है, और ग्रेविटी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रखा है, ठीक है। तो अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब हमें नहीं पता है कि सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन क्या आता है, लेकिन हम फॉर्मूला बिल्ड करते हुए क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि हमने लास्ट के अभी देखा था ना पिछला क्वेश्चन, ठीक है, वैसे ही हम इसमें भी चेक करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो कुछ टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है। लेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू मैंने बोला टी, ठीक है, लेंथ बोल दी एल, ठीक है। अब अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे, अब हमें कुछ देने रखा है तो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये क्या होता है, ये ग्रेविटी के थ्रू एसिलरेशन होता है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या जिसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं सिंपली नॉर्मल लैंग्वेज में, वो क्या होता है, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, टी, एल और जी पे डिपेंड कर रहा है। अब किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो हम देखेंगे। तो हमें इतना पता है कि एल और जी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम वही करेंगे जैसे प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। अब एल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसकी कुछ पावर के रिस्पेक्ट में हो सकता है, 1/L हो सकता है, एल की पावर 1 हो सकता है, एल की पावर 2 हो सकता है, हमें पता नहीं। तो क्या ले लेंगे हम, ए ले लेंगे। अब इसके ए की जो भी वैल्यू आएगी उसके रिस्पेक्ट में हम लास्ट में निकाल सकते हैं। ऐसे ही टी प्रोपोर्शनल टू बोला जी, जी की पावर क्या बोल दिया मैंने, बी, ठीक है। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो हमने ले लिया, अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। टी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एल ए इंटू जी बी, ठीक है, एल ए इंटू जी बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट यूज होता है, तो टी इक्वस टू क्या आ गया, के एल ए इंटू जी बी, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब देखते हैं कि इससे हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हम एलएचएस में देखते हैं। एलएचएस में क्या दे रखा है, वही एलएचएस आरएचएस का कॉन्सेप्ट। एलएचएस में दे रखा है हमें टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड के लिए क्या होता है रिलेशन, टी के लिए क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या यूज करते हैं हम टाइम पीरियड के लिए, या टी टाइम के लिए क्या होता है, टी, ठीक है। एलएचएस में तो सिर्फ टी बचा है, ठीक है, यानी कि टी की पावर 1 बोल सकते हैं। अब देखते हैं आरएचएस में, आरएचएस में क्या आएगा, आरएचएस में क्या है, एल टू द पावर ए जी टू दी पावर बी, ठीक है। एल के लिए क्या होता है रिलेशन, लेंथ के लिए क्या होता है, कैपिटल एल हो जाता है, एल टू दी पावर ए हो गया। अब जी क्या है, जी क्या बोला है हमारे क्वेश्चन में, क्या बोला है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब क्या है, एक तरीके का एसिलरेशन ही तो है। एसिलेशन के लिए क्या होता है, एल टी माइनस टू, ठीक है। जो हमने डायमेंशन पढ़ी थी ना, उसमें क्या होता है एसिलेशन के लिए, एल टी माइनस टू, उसकी पावर क्या है, बी, ठीक है। अब इसको लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा अरेंज्ड वे में। तो क्या मिल जाएगा आर एच एस में हमें, एल टू दी पावर ए, ठीक है, एल टू दी पावर बी यहाँ से, और टी टू दी पावर माइनस टू इंटू बी हो जाएगा, तो क्या हो गया, -2 भी हो गया। इसको और अरेंज्ड वे में लिख देंगे, तो एल एल वाले टर्म्स को हम एक साथ पावर में काउंट कर लेंगे, तो एल टू दी पावर ए प्लस बी, और टी टू दी पावर क्या बचा, -2b, ये आर एच एस आ गया। अब एल एच एस इक्वस टू आर एच एस करना है, ठीक है। तो एल एच एस में क्या है हमारा टी, और आर एच एस में क्या है, एल टू दी पावर ए प्लस बी, टी टू दी पावर -2, ठीक है। ये क्यों करा, सिंस एल एच एस इक्वस टू आर एच एस, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है। अब पावर्स को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ एल दिख रहा नहीं, तो एल की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि अगर एल को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो इक्वस टू राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी इक्वस टू क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन ये मिला। अब दूसरी, ठीक है, टी की पावर क्या है यहाँ 1, और यहाँ क्या है -2b, तो क्या हो जाएगा, -2b इक्वस टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें b मिल गया ना, तो b इक्वस टू क्या बोल सकते हैं, -2 अपॉन में चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, b इक्वस टू -1/2, b इक्वस टू -1/2 हम उठा के यहाँ रख देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, जीरो इक्वस टू क्या मिल गया, a-1/2, तो यहाँ से a इक्वस टू क्या मिल गया, 1/2, ठीक है। ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, ठीक है। ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब हमें उठा के कहाँ रख देना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से,
ठीक है, जैसे हमें ये पता चला क्या करेंगे फिर, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू क्या मिल गया, के एल टू द पावर ए, एल टू द पावर ए यानी कि एल टू द पावर 1/2। ठीक है, और जी टू द पावर बी यानी कि जी टू द पावर -1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, के अंडर रूट एल, और जी टू द पावर -1/2 है तो क्या हो जाएगा, -1/2 है तो इसको अपॉन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी टू द पावर 1/2, यानी कि अपॉन में क्या चले जाएगा, अंडर रूट चले जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हमें टी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, इनको अगर अंडर रूट वाले टर्म्स को हम एक साथ ले लें तो के अंडर रूट मैंने पूरा ले लिया तो क्या मिल गया, एल अपॉन जी, एल पे भी था अंडर रूट, जी पे भी था, तो क्या मिल गया, टी इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। ये क्या होता है, ये हमारा सिंपल पेंडुलम का रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमें क्या था, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हमने डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से क्या करा, हमने इसके बारे में एक रिलेशन बिल्ड करके हमने एक पता कर लिया कि पेंडुलम के लिए ये रिलेशन होता है, पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज के बीच में या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, डायमेंशन एनालिसिस का जो सेकेंड यूज था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब ऐसे आगे देखेंगे इसका थर्ड यूज। ठीक है।